हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम विद कॉलम 2 एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमको, रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करेगी तो क्या करेगी, वो सेम पाथ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। सेकंड है रे थ्रू फोकस। अगर रे फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस। और रेज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज एट फोकस। और रिफ्रैक्टेड रेज टू इन्फिनिटी, रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इमर्ज थ्रू फोकस। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। तो इसके हमने रे डायग्राम भी ड्रॉ किए हुए हैं जो कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो। फर्स्ट रे डायग्राम में क्या दिया हुआ है हमको, रेज थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस कन्वर्ज एट फोकस, रिफ्रैक्टेड रेज टू इन्फिनिटी, यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद इन्फिनिटी पे मिल रही है या तो कहाँ से जाएगा, फोकस में से इमर्ज होगा। और फर्स्ट में क्या आ जाएगा, रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है तो सेम उसी पाथ पे जा रही है, रिफ्लेक्टेड बैक इन सेम पाथ इन मिरर्स। इसमें क्या हुआ है, हमें ऑप्शन डी में थोड़ी मिस्टेक दी हुई है, रिफ्रैक्टिंग इन मिरर्स। मिरर्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है। तो आप यहाँ से रे डायग्राम्स देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम एन एनिमीज एरोप्लेन आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 0.0 to 10⁻³ सेकेंड if the velocity of the waves is 3 × 10⁸ meter per second, the distance of the aeroplane from the radar will be। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा एरोप्लेन और रडार का वो होगा डी मीटर, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो क्या करेगी, एक बार उसी रास्ते से जा रही है फिर वापस आ रही है, यानी कि वो डबल डिस्टेंस कवर कर रही है। लेट द डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द रडार इज इक्वल टू डी मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय रिफ्लेक्टेड वेव्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2d मीटर। तो टाइम हमें दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है हमें वेव की, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव्स रख देंगे, 2d टाइम और स्पीड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 किलोमीटर। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द लोअर एंड ऑफ ए लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स्ड इन द बिल्डिंग। तो लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस का यूज़ क्या है, प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर है वो किसका बना हुआ होता है, एक मेटेलिक रॉड है जो कि टॉलर देन दी बिल्डिंग होती है। इसको इंस्टॉल किया जाता है इन दी वॉल्स ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। जो वन एंड है इसका वो हवा में रहता है और अदर लोअर एंड इज़ बरीड डीप इन द ग्राउंड। अगर लाइटनिंग होगी तो क्या होगा, सीधा इससे टकरा के अर्थ में चली जाएगी। हमसे पूछा क्या गया है कि लोअर एंड लाइटनिंग कंडक्टर को फिक्स कहाँ किया जाएगा, इनसाइड द ग्राउंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ 2.5 सेंटीमीटर इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाई ग्लास क्या है, एक टाइप का कॉन्वेक्स लेंस है जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को रीड आउट करने में हेल्प करता है। इसकी क्या, तो हमें इसकी क्या बतानी है, मैग्नीफिकेशन बतानी है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू V/U। क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर व्यूइंग द इमेज व्हेन इट इज़ एट नियर पॉइंट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन क्या है, V/U, यानी हमारे पास V की वैल्यू है तो हमको 1/U की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस रिलेशन से निकाल लेंगे, 1/F इज़ इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो 1/U की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/V माइनस 1/F। तो अगर हम सभी की V की और फोकल लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी 11 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r इज़ मेड टू ऑसिलेट इन ए बाउल ऑफ रेडियस कैपिटल R। द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन विल बी इफ़
कैपिटल आर इज़ ग्रेटर देन स्मॉल। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, इज इक्वल टू 2 पाई रूट लेंथ अपॉन जी। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक बाउल दी हुई है जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल और इसके अंदर ऑसिलेशन क्या कर रही है, एक स्मॉल बॉल जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो हमको लेंथ लेंगे तो क्या हो जाएगी, लेंथ लेंगे हम बॉल के मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस में रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट आर माइनस आर अपॉन जी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ N1, N2 एंड N3 आर दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 सेगमेंट्स into which a string is divided, then the original fundamental frequency n of the string is given by the following। यानी कि इसमें एक स्ट्रिंग है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फिर उसके तो डिवाइड करने पे जो हमें फ्रीक्वेंसीज मिली हैं वो क्या है, N1, N2, N3। तब हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बतानी है जब वो डिवाइड नहीं था। तो इसमें हमारी एक्चुअल लेंथ क्या है, L हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग क्या होती है, N इज़ इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू। तो यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, T है स्ट्रिंग टेंशन, म्यू इज़ इक्वल टू लीनियर डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2N अंडर रूट T बाई म्यू। इसी तरह हम L1, L2, L3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या पता चलता है कि L इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे L की वैल्यू को। L की वैल्यू क्या आई हमारी, 1/2N अंडर रूट T बाई म्यू। इसी तरह हम L1, L2 और L3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर हम दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/N इज़ इक्वल टू 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ 2 हीटिंग coils. When one of the coil is connected to an alternating current source, the water in the kettle boils in 10 minutes. When the other coil is used, the same quantity of water takes 15 minutes in boil. How long will it take for the same quantity of water to boil if the 2 coils are connected in parallel? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स में वोल्टेज हमारी क्या होती है, सेम होती है, करंट हमारा डिफरेंट होता है। और रजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। हीट क्या है हमारी, VIT। तो हमें क्या करना है, यहाँ से करंट रिमूव करना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ वोल्टेज सेम रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, VIT को R से डिवाइड करके R से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी हीट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V²/R इंटू T। तो यहाँ से 1/R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज़ इक्वल टू H/V² T। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। T की जगह यहाँ पे सिर्फ T1 और T2 आ जाएगा। तो 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 होता है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/T इज़ इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/T की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी 1/6। तो T क्या हो जाएगा हमारा 6 मिनट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 मिनट। और आपको यहाँ पे एक अरेंजमेंट भी दे रखी है जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 2 bodies मूव यूनिफॉर्मली टूवर्ड्स ईच अदर द डिस्टेंस डिक्रीजेज बाय 6 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज बाय 4 मीटर पर सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ द बॉडीज आर। लेट V1 एंड V2 इज़ द वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जब दो बॉडीज़ दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही होती है तब उनको ऐड करेंगे, और जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हो दोनों बॉडीज़ तब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए।
तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड केस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 2v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, v1 क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तब इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे v1 की वैल्यू, तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉल x इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, at the same instant another ball y is released from rest at height h. At time t the speed of x relative to y is, तो यहाँ पे velocity of ball x at any time t is equal to vx is equal to u minus gt। क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लग रहा है तो हम क्या करेंगे माइनस जी सिंबल लेंगे। Similarly, velocity of ball y is released from height h at time t, vy is equal to minus gt। At rest है स्टार्टिंग में y बॉल, तो u क्या हो जाएगा इसके लिए 0। तो फिर स्पीड ऑफ x रिलेटिव टू y इज इक्वल टू vx माइनस vy। तो इसमें क्या हो, जब हम vx माइनस vy करेंगे तब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, u वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, द डेंसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। Here capital G represent universal gravitational constant, m represent mass of the earth, capital R represent radius of the earth. From this relation we conclude that small g is inversely proportional to r square, means acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the radius. Since the radius of the earth is decreasing, the acceleration due to gravity is surely increased. So correct option is 3 more than z. Next question, the equivalent resistance of the resistance joint in parallel is 6 by 5 ohm. When one of the resistance wire is broken, the effective resistance becomes 2 ohm. The resistance of wire that got broken was, तो इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दी हुई है और एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस बताई हुई है, तो हमसे दूसरे की पूछी हुई है। तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए, जो कि है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी r1 इंटू r2 डिवाइड बाई r2 प्लस r1। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है और हमें r1 भी पता है, तो हमें क्या निकालना है, R2 की वैल्यू निकालनी है। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 ओम आ जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज़ 2 किलोवाट। द अमाउंट ऑफ वाटर्स इन लीटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर विल बी। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, अमाउंट ऑफ वाटर। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे और फिर इसमें अमाउंट ऑफ वाटर वॉल्यूम देखेंगे इन लीटर के अंदर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर दी हुई है हमें इसमें 2 किलोवाट इज इक्वल टू 2000 वाट। टाइम टेकन t इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हाइट है 10 मीटर। तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन है फोर्स इनटू हाइट इज इक्वल टू mgh। पावर क्या हो जाएगी फिर mgh अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी, बाकी चीज़ें गिवन है। तो m की वैल्यू आ जाएगी 1200 kg। अगर 1200 kg है तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है हमारे पास 1 किलोग्राम पर लीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी 1200 लीटर्स। तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कॉपर रोड एंड अ स्टील रोड
are to have lengths LC and LS such that the difference between their lengths is same at all ambient temperature. If the coefficient of linear expansion of copper and steel are alpha C and alpha S respectively, the lengths are related to coefficient of linear expansion as हमसे लेंथ ऑफ कॉपर रोड एंड लेंथ ऑफ स्टील रोड का रिलेशन पूछा हुआ है इनके कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन से। तो हमें रोड दी हुई है, हमने हीट किया है डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस पे, तो इंक्रीज़ हुआ इनकी लेंथ में, वो कैसे हुआ है, डेल्टा एल एस इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ इंटू में अल्फ़ा एस इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एल सी इंटू अल्फ़ा सी इंटू डेल्टा टी। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जो डिफरेंस है इनकी लेंथ में वो क्या है, कांस्टेंट रह रहा है, यानी कि डेल्टा एल एस इज इक्वल टू डेल्टा एल सी। तो इससे हमें रिलेशन मिल जाएगा एल सी डिवाइड बाई एल एस इज इक्वल टू अल्फ़ा एस डिवाइड बाई अल्फ़ा सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। Next is, if a block moving upon an inclined plane at 30 degree with a velocity of 5 meter per second stops after 0.5 second, then coefficient of friction will be nearly। तो हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में क्या होगा, 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन है, ब्लॉक क्या हो रहा है, मूविंग अपवर्ड हो रहा है, तो और 5 सेकेंड में क्या हो जा रहा है, ये 0.5 सेकेंड में स्टॉप हो जा रहा है। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है, एम जी कॉस थीटा। एम जी को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक किया है, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन क्या है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो स्मॉल एफ है वो किसके इक्वल है, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू हमें क्या है, बतानी है। तब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएंगे, म्यू और एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे, v इज़ इक्वल टू यू माइनस ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल 5 है, टाइम 0.5 है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.57 अप्रॉक्सीमेटली 0.6। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल भी क्या हो जाएगा, 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज हीटेड इन ए फर्नेस टू ए टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक। The maximum amount of ice that can be melt will be। तो हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर गिवन है, हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ वाटर गिवन है। तो हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस बताना है जो मेल्ट हुआ है, हीट कहाँ से लेके, कॉपर ब्लॉक से। मैक्सिमम हीट द कॉपर कैन लूज, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Here M is mass of the block, C is specific heat of the copper and delta T is rise in temperature। तो यहाँ से हमें हीट मिल जाएगी। तो यही हीट क्या काम करेगी, आइस को मेल्ट करने का काम करेगी। तो हीट गेन बाय मेल्टेड आइस क्या हो जाएगा, Q इज़ इक्वल टू M1L, यानी ऊपर जो हीट मिली है वही Q की वैल्यू सेम यही रहेगी। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, Q भी गिवन है, L भी गिवन है, तो हमें M की वैल्यू निकालनी है। तो M क्या है यहाँ पे, मास ऑफ आइस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.25 kg। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्री न्यूट्रॉन डिके स्पॉन्टेनियसली इनटू ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ब्लैंक। तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में कौन सा आएगा। तो ये हमें नीचे इक्वेशन में दिया हुआ है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन डिके होगा तो क्या बनेगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ऐसे ही कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन होगा तब क्या मिलेगा हमको, न्यूट्रिनो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2।